हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड गाइज आई एम अंकुश ठाकुर एंड गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं लाहौर सेशन के बारे में। आज हम देखेंगे लाहौर सेशन क्यों इतना हिस्टोरिक माना जाता है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही दे दिया था। दैट लाहौर सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट यहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो अब शिफ्ट हो जाएगी। पहले हम स्वराज्य तक ही सहमत थे, हम स्वराज्य मांग कर ही खुश हो रहे थे कि हमें जो है सिंपल बस स्वराज्य मिल जाए, एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, अपनी पहचान मिल जाए, हम उसमें खुश थे। लेकिन अब वक्त रहते जिस तरीके के हालात इंडियन साइड से और ब्रिटिश साइड से बनाए गए, हम लोग लगातार जिस तरीके से ब्रिटिशर से अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए कभी हम साइमन कमीशन का जो है उसको विद्रोह कर रहे हैं, फिर हमें सेटिस्फाई करने के लिए वो हमें कहते हैं कि आप लोग जो है देख लीजिए आपको क्या चाहिए, आप हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करके दीजिए। तो हम नेहरू रिपोर्ट के साथ आते हैं, उसका भी रिजेक्शन हमने देखा हुआ। सो ओवरऑल हमने ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को यहाँ पर हमारे जो लीडर्स थे, स्पेशली बात करेंगे अपने जो भी आईएनसी के जो लीडर्स थे, सो उन्होंने देखा कि ओवरऑल यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसके चलते एक मैं यूं भी कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा टाइम था कि जब हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो भागदौड़ है वो अब कुछ यंग लीडर्स हमारे और आपके जैसे लीडर्स संभालेंगे। यंग यूथ में एक कुछ कर दिखाने का जज्बा ज़रूर होता है, ये आप शुरू से ही देखते आ रहे हो। और आपको भी पता है कि हम यूथ जो है वो मतलब किसी भी नेशन का जो है एक बहुत बड़ी फोर्स माने जाते हैं, एक बहुत बड़ा रिसोर्स माने जाते हैं। हमारे देश हमारे यूथ से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी अब आईएनसी की जब भाग दौड़ एक यूथ लीडर के हाथ में आएगी तो ऑब्वियसली वो देखेगा कि यार यहाँ पर लंबे समय से हम लोग 1885 पर हम बन रहे हैं। 1885 से हम लोगों का मतलब जो आईएनसी है 1885 से बनी और अभी हम पहुंच चुके हैं 1929 में। तो इतने सारे सालों में हमें क्या ही मिला। हमारे लीडर्स ने लगातार जो है ब्रिटिशर्स से अपनी शर्तें रखी, उनसे समझौता करने की कोशिश की, उनसे बहुत सारी अपनी मतलब डिमांड्स को पूरा करने की बात करी, लेकिन ओवरऑल अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला। तो अब हम लोग जो हैं वो एक नए फेज में एंटर होने वाले थे। अब हमारे लीडर्स जो थे वो यंग होते, साथ ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी उनकी पब्लिक में थी। सो दे शिफ्ट देयर इंटेंशन टूवर्ड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस और वी कैन से पूर्ण स्वराज। सो व्हाट दे और सेइंग कि अब हमें स्वराज्य नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस देश को संभालने की क्षमता हम लोग रखते हैं, हम लोगों के अंदर की इतनी पावर है, इतने हम लोग कैपेबल हैं कि हम लोग अपने देश को संविधान भी बना सकते हैं और उसका किस तरीके से उसको चलाना है देश को, ये हम चला सकते हैं। हमें ऐसे बाहर की ताकतों की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी गवर्नमेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं जो कि सदा ही अपने सब्जेक्ट्स का डिस्क्रिमिनेट कर रही है, उनको जो है एक्सप्लॉइट कर रही है, उनको खुश नहीं रख पा रही है। ये गवर्नमेंट का रोल नहीं था। अब आईएनसी में कुछ पढ़े लिखे मोस्ट एजुकेटेड लोगों का भी आना स्टार्ट हो गया था जो वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़कर उन्हीं वेस्टर्न फिलॉसफी आइडियाज को ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज कर रही है, जहां पर वो कह रही है कि हम अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो गवर्नमेंट का काम देखो, गवर्नमेंट का काम क्या होता है। गवर्नमेंट का काम होता है अपने सब्जेक्ट्स को जो आप रूल कर रहे हो उनको सेटिस्फाई करना। तो कहता आप में गवर्नमेंट जैसा तो कुछ दिखता नहीं है। हाँ, आपकी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ हम इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए है एंड ऑल दैट। यही आपका ओवरऑल इंटेंशन है। तो अब हम लोग लाहौर सेशन का शुरुआत करेंगे और यहीं से जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां से हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो अपना फेज बदल देता है। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं क्या है। सबसे पहले आपको लाहौर सेशन की इंट्रोडक्शन में आना है कि उसके इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपको पता है 19 दिसंबर 1929 में जो है पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज दैट इज टोटल इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन एट इट्स लाहौर सेशन। इसमें ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो स्लोगन था वो कब दिया था, कौन से साल में दिया था? तो 1929 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना जो रेजोल्यूशन था पूर्ण स्वराज का वो कौन से सेशन ऑफ कांग्रेस में दिया था? तो पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन। लाहौर सेशन इतना हिस्टोरिक क्यों है, क्यों है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि इसमें हमने पहली बार पूर्ण स्वराज दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस जैसी डिमांड जो है रखी थी। तो देखिए यहीं पर पहली ही लाइन में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आप देख रहे हो, तो अगर आपने कोई टेस्ट या मॉक वगैरह अटेंड किया है तो आप देखते हो कि यहां पर ये सारी चीजें आपसे पूछी जा चुकी है।
पब्लिक डिक्लेरेशन वाज मेड, हालांकि हमने 19 दिसंबर को लाहौर में ये सेशन हो रहा था आईएनसी का और हमने वहां पर डिक्लेयर किया कि आज तक हमने जो किया वो किया, लेकिन आज के बाद हम लोगों का जो इंटेंशन है वो बदलने वाला है। और ये हमने वहां पर फैसला लिया कि अब हम स्वराज्य नहीं, अब हम पूर्ण स्वराज्य की तरफ जाएंगे, अब हम पूर्ण स्वराज की डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट से करेंगे। और ये हमने डिक्लेयर किया, पब्लिक में इसको लाया गया 26 जनवरी 1930 के टाइम पर, ठीक है। तो 26 ऑफ जनवरी 1930 में पूरे डिक्लेयर कर दिया हमने कि आज के बाद हमारा इंटेंशन क्या है। A day which the Congress Party urged Indians to celebrate as Independence Day। ये वो दिन था 26 जनवरी 1930 का, जब हमने इंडियंस लोगों को ये कह दिया, हमारे लीडर्स ने, कि आप देश को इंडिपेंडेंट समझ लीजिए, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, क्योंकि आज के दिन ही हमने हिस्टोरिक जो मूवमेंट है उसका जन्म दिया है, दैट इज पूर्ण स्वराज। तो क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इंडियंस ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे कब बनाया था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला जो है वो क्या डे बनाया था, इंडिपेंडेंस डे बनाया था। तो एक और क्वेश्चन आपको यहां से क्लियर हुआ। The declaration was passed due to the breakdown of the negotiation between leaders of freedom movements and the British over the question of dominion status for India। अब यहां पर जो ये एजिटेशन था या जो ये नेगोशिएशन था, ये डिक्लेरेशन जो है ये पास नहीं हो पाया ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ नेगोशिएशन। यहां पर नेगोशिएशन नहीं हो पा रही थी ब्रिटिशर्स की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसके चलते इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि वो लोग भी डोमिनियन स्टेटस इंडिया को नहीं देना चाहते थे। अगर डोमिनियन स्टेटस दे दिया तो उनकी हालत वही हो जाएगी जब वो शुरू में आए थे, जैसे वो शुरू में आए थे। यहाँ पर फिर से एक पॉलिटिकल अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी जिस पर कि पूरा जो कंट्रोल होगा वो इंडियंस का होगा। और ब्रिटिशर्स कभी ऐसा चाहेंगे नहीं कि सारा कंट्रोल इनके हाथ में आ जाएगा। इतने मुश्किल से इतनी वॉर्स लड़के इतना कुछ करके हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, इतने इजीली वो हमें इंडिया जो है वो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि यूरोप का अपना ही एक प्रॉफिट इंडिया के अंदर छुपा हुआ था। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड अब क्या चल रहा था, क्यों ये सब हुआ था, तो ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसमें आप सब पढ़ चुके हो। देखिए दादा भाई नेहरू ने जब वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस कर रहे थे 1986 में कांग्रेस का कलकत्ता में, जब 1886 में दादा भाई नेहरू जी जब प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो उन्होंने उस टाइम पर कहा था स्वराज्य चाहिए, ठीक है। तो पहली बार अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन जिसने स्वराज्य जैसे वर्ड का शुरुआत की थी वो कौन थे, तो आप बोलोगे सर दैट वाज दादा भाई नेहरू जी, जिन्होंने पहली बार स्वराज्य जैसे वर्ड का यूज किया था एज अ सोल एम ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में अगर हम नेशनलिस्ट की मूवमेंट्स चलाएंगे, अगर हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इंडिया में शुरू हो रही हैं, तो उसका मकसद सिर्फ एक है, वो है स्वराज्य। और स्वराज्य का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्वराज्य का मतलब होता है सेल्फ रूल। हमें हिंदुस्तान के लिए रूल तैयार करना है, खुद का बनाया हुआ। हम इंडिया को सेल्फ रूल करना चाहते हैं, ठीक है। इन 1907 में औरोबिंदो घोष जो एडिटर थे न्यूज़पेपर का, जिस पेपर का नाम था वंदे मातरम, ठीक है, ये वंदे मातरम के एडिटर थे, बिगन राइटिंग दैट द न्यू जनरेशन ऑफ नेशनलिस्ट वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन पूर्ण स्वराज। और देखिए यहां पर औरोबिंदो घोष जो कंसेप्ट है 1907 में इस कंसेप्ट को फिर से लाते हैं। पहली बार इसको 1886 में यूज किया गया था इस वर्ड स्वराज्य को, उसके बाद इसको पॉपुलर किया 1907 में। औरोबिंदो घोष ने अपने न्यूज़पेपर में, अपने आर्टिकल्स में उसके बारे में लिखते थे कि इंडियंस जो यूथ है व्हाट एक्चुअली दे वांट कि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। वो एक ऐसी अथॉरिटी के अंदर रूल नहीं होना चाहते हैं जो अथॉरिटी उनकी सुनती ही नहीं है। एक ऐसी गवर्नमेंट के अंदर वो रूल नहीं होना चाहेंगे जो गवर्नमेंट उनकी सुनती ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बिफोर 1930 1930 से पहले ऑल इंडिया होम रूल लीग हैड बिगन एडवोकेटिंग होम रूल फॉर इंडिया। और 1930 से पहले मतलब 1916 में आपको याद होगा होम रूल मूवमेंट जो है इंडिया में चलाई गई थी बीजी तिलक और एनी बेसेंट के लीडरशिप के अंडर। उस टाइम पर भी हम लोगों ने होम रूल जैसी मूवमेंट जो है स्टार्ट की थी कि इंडिया में होम रूल मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए, जिसमें हमने फॉर इंडिया और साथ ही साथ हमने डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर हमारा होना चाहिए। हमारी पहचान होनी चाहिए ब्रिटिश एम्पायर के अंडर कि हम इंडियंस भी कुछ अहमियत रखते हैं, चाहे हम क्वीन का पार्ट थे, लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारी पहचान के साथ जाना जाए। कांग्रेस लीडर एंड फेमस पोइट हसरत मोहिनी का भी नाम यहां पर आ रहा है, और वो क्या थे, वाज द
फर्स्ट एक्टिविटीज टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है, हसरत मोहिनी ने भी अपने टाइम पर जो है वो करी थी फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1921 फ्रॉम द ऑल इंडिया कांग्रेस फोरम से। ऑल इंडिया कांग्रेस फोरम जो है वहां से हसरत मोहिनी साहब ने भी कहा था कि हिंदुस्तान के लिए पूर्ण स्वराज होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हिंदुस्तान का जो भविष्य है, तभी जाकर जो इंडिया का फ्यूचर है वो सिक्योर होगा, तभी हम लोग खुद को हम अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। फर्दर बाद में इन 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्दर आउटरेज्ड पीपल अक्रॉस इंडियन बाय अपॉइंटिंग 7 मेंबर्स। उसके बाद 1927 में 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आउटरेज्ड करने के लिए लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को खुश रखने के लिए 7 मैन ऑल यूरोपियन कमेटी को भेजा सर जॉन साइमन के लिए, जिसको आप साइमन कमीशन के बारे में जानते हो, हम पहले पढ़ चुके हैं, टू डेलिब्रेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया, ताकि इंडियंस खुश हो जाए। उसके लिए उन्होंने हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने की बात करी कि ठीक है अभी तक जो था वो था, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया में अब थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो आए। लेटर बाद में इन 1928 नेहरू रिपोर्ट डिमांडेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द डोमिनियन स्टेटस विद इन द एम्पायर। 1928 में नेहरू रिपोर्ट हमारी आई और नेहरू रिपोर्ट में हमने कहा था कि हमें इंडियंस को क्या चाहिए, वी वांट डोमिनियन स्टेटस, हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो ब्रिटिश एम्पायर में कि हमको बोला जाए कि ये इंडिया है। इन 1929 में लॉर्ड इरविन की बात करते हैं, देन द वायसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। लाहौर जब पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट हमने दिया था उस टाइम पर इंडिया के वायसरॉय कौन थे, तो इंडिया के वायसरॉय उस टाइम पर थे लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा। मेड द वेगली अनाउंस द रेफर टू एज इरविन डिक्लेरेशन इन्होंने की थी दैट इंडिया वुड बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस इन फ्यूचर। अब यहाँ पर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भी कहा था कि इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में, आने वाले समय में। एकदम से हम आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं दे सकते हैं, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे लेकिन आगे चल के। ये बात हमको समझ नहीं आई, वी फील वेरी ह्यूमिलिएटिंग, हमने बड़ी बेइज्जती महसूस की कि फ्यूचर में अभी क्या है, क्या हम अभी इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम इंडिया को संभाल सकें। तो ये हमें काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग लगा और हम चाहते थे कि हम जो हैं जल्द से जल्द जो है डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिल जाए। Irwin declaration triggered a blackish in England. Politicians and the general public were not in favor of India obtaining dominion status. लेकिन as far as European is concerned, तो यूरोप्स की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी they don't want India to get dominion status. वो नहीं चाहते थे कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिले, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका अपना प्रॉफिट जो है इसमें छुपा हुआ है। भाई तुम इतने बड़े देश पे गवर्न कर रहे हो, तुम्हारी इतनी सारी डिमांड्स पूरी हो रही हैं, ऑल दैट चीजें तुम्हारी वहां से पूरी हो रही है, तो तुम कैसे ही छोड़ दोगे इनको। तो ये नहीं चाहते थे इंडिया को ये स्टेटस जो है मिले। अंडर प्रेशर लॉर्ड इरविन एट अ मीटिंग विद जिन्ना, नेहरू, गांधी एंड सप्रू टोल्ड इंडियन लीडर्स दैट ही कुड नॉट प्रॉमिस डोमिनियन स्टेटस एंड एनी टाइम सून, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं दे सकता हूं लेकिन कब दूंगा मैं ये नहीं बोल सकता। देखो आप बोल तो रहे कि मुंह से तो निकल गया कि देंगे, तो इट मीन्स कि अगर इंडियंस, इनको भी समझ आ गया इंडियन लीडर्स को कि अगर हम प्रेशराइज करें तो ये हमें देने के लिए तैयार हैं। मतलब ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दे रहे। तो भाई साहब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे अनपढ़ लोग तो हैं नहीं हमारे जैसे कि उनको समझना है। तो इनको समझ आ गया कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस ही हमें सब कुछ दिला सकता है। हमारी फाइट जो है वो डोमिनियन स्टेटस के लिए होनी चाहिए, हमारी फाइट जो है वो सवर्निटी को होकर होनी चाहिए, ताकि तभी हम अपने देश को जो है वो आज़ाद करवा सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है यहाँ पर चल रहा है। It was at that time the Lahore session of the Congress was held. और ऐसे ही जब इन हालातों में हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स तो हमें दे सकते हैं सब कुछ, बस ये देना नहीं चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसके मुंह से भी निकल गया कि आपको मिल सकता है डोमिनियन स्टेटस, लेकिन आगे चलकर फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर प्रॉमिसेस की इंडियन लीडर्स के साथ वो हो रही है। तो अब इंडियंस को जब तुमने एक बार रास्ता दिखा दिया कि मिलेगा तुमको आगे चलकर, तो वो बोलेंगे अब कल क्यों चाहिए, हमको आज ही चाहिए। वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, है ना, वही वाला आपने सुना होगा, कबीर का दोहा है। तो यही चीज ये भी कहेंगे कि नहीं, जो चाहिए तो आज के आज ही चाहिए भाई, जो देना है आज ही दे दो। और उसी साल लाहौर में एक सेशन हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जब इतना सारा तुम्हारे बैकग्राउंड में चल रहा है कि यहाँ से लीडर्स तुम्हारी डिमांड कर रहे हैं, वहां से ये चल रहा है, यहां से ये हो रहा है, तो पूरा बैकग्राउंड जब तुमको समझ आ गया और उसी टाइम पर तुम, अब हालात तो दिमाग में बनी जाएंगे कि क्या हो रहा था, और उसी टाइम पर आ जाता है लाहौर सेशन ऑफ 1929। जैसे ही लाहौर सेशन ऑफ 1929 है तो मीटिंग तो होगी, और मतलब आईएनसी जो
जो है वो मीटिंग करेगी और इस मीटिंग को जो है जवाहरलाल नेहरू को यहां पर चूज किया गया एज अ प्रेसिडेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्यों? बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, कांग्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट इज दिस गोल एंड टू रिकॉग्नाइज द सर्ज ऑफ यूथ दैट हैड मेड द एंटी साइमन कैंपेन अ ह्यूज सक्सेस। यहां पर जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाने के पीछे के दो रीजन थे। एक, मैं आपको यह समझा दूं कि पहला रीजन यह था कि एंटी साइमन कमीशन के टाइम पर यूथ ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया। यूथ ने दिखाया कि उनके अंदर की पावर क्या है। एक यूथ जनरेशन देश के लिए कितनी अहमियत रखती है, ये शायद आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि यूथ एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो एक देश का बहुत बड़ा रिसोर्स होते हैं। वो चाहे तो देश का नक्शा बदल सकते हैं, वो चाहे तो देश को कहां से कहां तक लेके जा सकते हैं। यंग जनरेशन है और साइमन कमीशन में यंग जनरेशन ने ये सबूत दे दिया अपना कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और ये वजह थी कि यहाँ पर नेहरू का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आया, जवाहरलाल नेहरू का। इसलिए उनको कहा गया कि आप अब कांग्रेस को संभालें। आप देखें, आपकी हमने देखा अपने साइमन कमीशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। तो होता है ना, आज के टाइम पर भी आप देखते हो यूनिवर्सिटी लेवल पर इलेक्शंस होते हैं, वहीं से तो लीडर्स चुने जाते हैं आज के टाइम पर भी। तो यहाँ पर भाग दौड़ संभाली गई किसके पास में? नेहरू के पास में। और नेहरू के ऑब्वियसली शुरू में ऐसे थोड़ी कि लाहौर सेशन में बैठकर अचानक से नेहरू जी के दिमाग में एक कंसेप्ट आ गया कि पूर्ण स्वराज नहीं। He started working on his idea from a since very long time, है ना। वो बड़े लंबे समय से उस पर काम कर रहे थे। So finally जब लीडर से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ऑब्वियसली अपने व्यूज तो रखे ही होंगे जवाहरलाल नेहरू ने कि मुझे चाहिए कि मैं अपने देश के लिए पूर्ण स्वराज मांगूं। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको नेहरू के लिए तो ये कहूँगा कि ये दो चीज़ें काफ़ी उन्होंने, इन दो चीज़ों ने उनको पॉपुलर भी बनाया और तभी जाकर इनको लाहौर सेशन में आईएनसी के अंडर जो है वो रखा गया। मतलब इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया आईएनसी का। जब ये प्रेसिडेंट बने तो द फॉलोइंग मेजर डिसीजंस वर टेकन एट द लाहौर सेशन। तो फॉलोइंग कुछ डिसीजंस हैं जो हमने रखे यहां पर। पहला डिसीजन हमारा था द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज टू बी बायकॉटेड। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक्चुअली में क्या हुआ था, जब साइमन कमीशन भी फेल हो गया, नेहरू रिपोर्ट भी फेल हो गया, लेकिन इंडियंस जो हैं वो लगातार मूवमेंट जो है वो चला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह। तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यार आपके जो भी मसले हैं हम उसको सुलझाएंगे, बस आप हमारे साथ कुछ मतलब बातचीत तो करो। तो इस बातचीत को बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वाइट किया गया था इन द लंदन में क्या होना था, मीटिंग होनी थी। वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की, वहां मुस्लिम लीग भी जाएगी, आईएनसी को भी बुलाया गया था, हिंदू महासभा को भी बुलाया गया था। सो तमाम जो उस टाइम की पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में थी उन सबको लंदन बुलाया गया था कि आप आए और वहां पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या नतीजा निकल गया। और उन्हीं डिस्कशन को हमने नाम दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने कहा कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं करना है। लाहौर सेशन में पहला पॉइंट हमारा यही था कि हम टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता था कि वहां जाकर ये कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे अगेन ये हमारी, या तो हमें कम्युनल बेसिस पर बांट देंगे, या तो ये हमने कम्युनिटी के बेस पर बांट देंगे, या हमें ये क्लास के बेस पर बांट देंगे, या हमें कोई ऐसा लॉलीपॉप दे देंगे कि हमारे कुछ लीडर्स उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे और खत्म हो जाएगा, हमारा जो मूवमेंट चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने पहला पॉइंट ये रखा कि हम ब्रिटिशर्स ने जो हमें इन्वाइट किया है कि हम टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें, हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, हम उसका पूरे तरीके से जो है विद्रोह करते हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस को यहां पर चुना गया कि आज के बाद कांग्रेस जो है वो एक ही चीज की डिमांड करेगी, दैट इज, अभी तक आप कह रहे हो कि इधर डालो, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में डालो, इधर डालो, है ना। वी आर डिमांडिंग, मतलब सिंपल, हम लोग क्या मांग रहे थे इनसे अभी तक, हम लोग एडमिशन मांग रहे हैं। एडमिशन किस में मांग रहे हैं दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एडमिशन मांग रहे हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एडमिशन मांग रहे हैं हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एडमिशन मांग रहे हैं हम स्टेट असेंबलीज में, एडमिशन मांग रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। हम एडमिशन पे एडमिशन मांग रहे हैं कि ये दे दो, वो दे दो, इधर भी रखो हमको, उधर भी रखो गवर्नमेंट में, इधर। इन्होंने कहा क्यों भाई नहीं रखना, ये सब नहीं है। अब जो हमारा मेन एम होगा, आज के बाद कांग्रेस एक चीज के लिए फाइट करेगी, वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये हमारा मेन मकसद होगा। अब क्या है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज अथोराइज्ड। जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उसको अथोराइज किया गया टू लॉन्च कि आप अभी तैयारी कीजिए, हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर वर आस्क्ड टू रिजाइन देयर सीट्स।
इन्होंने कहा कि आज के बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक नई मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और उस मूवमेंट का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें सबसे पहले तो हमारे इंडिया में जितने भी इंडियंस ब्रिटिशर्स के ऑफिसेज में काम करते हैं, उनके जितने भी गवर्नमेंट, जितनी भी उस टाइम की मतलब आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें जो काम कर रहे हैं, वो लोग से ये अपील कर दी गई कि आप टैक्स नहीं दोगे। जब टैक्स नहीं देंगे तो ब्रिटिशर का रेवेन्यू जो है, इकोनॉमी जो है वो गिरेगी। जैसे आज भी अगर हम लोग देखते हैं ना, हमारे लोग जो है टैक्स छुपाते हैं, तो टैक्स छुपाना इज लाइक, क्योंकि हम टैक्स देते हैं तो हमारे देश के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बुलेट ट्रेन जैसी चीज़ें आती हैं, हाईवे बनते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर टैक्स नहीं देंगे तो फिर हिंदुस्तान की डेवलपमेंट कैसे होगी, ये आपके दिमाग में भी सवाल होगा। लेकिन मैं यहाँ पर यह बता दूँ कि वो इंडिया से टैक्स तो लेते थे, लेकिन वो टैक्स से लिया गया पैसा वो इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप में खर्च रहे थे। वो अपने देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, वहां पर रोड्स बना रहे हैं, वहां पर बाकी चीजें बना रहे हैं। तो ये चीज तो गलत है। यहां का रेवेन्यू है, यहां का बंदे से तुम टैक्स ले रहे हो तो उसको यहां यूज करो ना। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले ये बंद कर दो, हम टैक्स नहीं देंगे। जब टैक्स नहीं देंगे तो देखते हैं क्या होगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हैं, वो रिजाइन कर दें अपने आप को, वो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनसे बाहर आ जाएं। चाहे आप प्रोविनेंस पर कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी पे हो या आप सेंट्रल लेवल की पॉलिटिकल अथॉरिटी पे हो, तो यू हैव टू पुल आउट फ्रॉम दैट थिंग, है ना। आपको पुल होना पड़ेगा, आउट आ जाओ, रिजाइन कर दो, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हम ही लोग हैं जो इनकी सुनवाई कर रहे हैं। तो बोलता है बाहर आ जाओ, है ना, बाहर आ जाओ। 26 जनवरी 1930 वाज फिक्स्ड एज द फर्स्ट डे, जिसको आप स्वराज्य कहते हो, डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 26 ऑफ जनवरी 1930 को हम जो हैं वो फर्स्ट डे बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे कि हम आज़ाद हो गए। चाहे अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी दी नहीं दी वो उनकी टेंशन है, लेकिन हम अपने तरफ से आज़ाद हो गए हैं, ये हमने डिसाइड कर लिया लाहौर सेशन में। एट मिडनाइट, पूरे रात के टाइम पर, ऑन द ईव ऑफ ईयर्स ईव, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द ट्राई कलर फ्लैग इंडिया अपॉन द बैंक ऑफ रावी रिवर इन लाहौर। और मिडनाइट में, रात के 12 बजे, हमारे जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम पर, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रावी रिवर के किनारे पे उस रात को पहली बार जो तिरंगा था उसको लहराया कि हम लोग आज़ाद हो गए। 26 जनवरी 1930 द इंडिपेंडेंस प्लेज, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है इसमें, पब्लिक मीटिंग वर ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में जो है मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो गई, ठीक है। और क्या, किस चीज के लिए, इन विलेजेस एंड टाउन्स, एंड द इंडिपेंडेंस प्लेज वाज रीड आउट इन द लोकल लैंग्वेज एंड द नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड। यहां पर जगह जगह पर मीटिंग्स होना स्टार्ट हो गई, गांव, शहर, देहात, हर जगह पर मीटिंग्स हो रही हैं। वहां लोगों को समझाया जा रहा है कि हम आज़ाद हैं, हमें ये चाहिए था, हम अपने आप देश को ये कर देंगे, हमारा तिरंगा, मतलब लोगों के अंदर की जो नेशनलिज्म था, जो दिया बुझ चुका था, उस दिए में उन्होंने तेल डालने का काम कर दिया कि अब भाई साहब जाग जाओ, लड़ाई लड़ने का समय आ गया है, अब हमको लड़ना है, अब कुछ हो जाए, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये आपको देखिए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ये सब कुछ जो है हमारे देश में चल रहा था। Now what happens next is the pledge supposed to have been prepared by Gandhi and made the following points, ठीक है। इस प्लेज को, इस कसम को बनाया गया गांधी जी के द्वारा, क्योंकि गांधी जी भी अब जेल से छूट कर आ चुके थे और ही इज इन्वॉल्व इन द एक्टिव पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम, तो ये भी इन्वॉल्व हो गए। इट इज एन इनअलाइनेबल राइट ऑफ इंडियंस टू हैव फ्रीडम। इन्होंने कहा कि हर एक हिंदुस्तानी का एक ना अलग होने वाला, ये हर एक हिंदुस्तानी का, एक हिंदुस्तान के इंसान का राइट है कि वो क्या है, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। ये हर हिंदुस्तानी का एक पैदाइशी हक है, राइट है कि उसको आज़ादी, उसका पैदाइशी हक है। आज़ादी हर किसी हिंदुस्तानी का एक ना अलग होने वाला जो है वो राइट है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज नॉट ओनली डिप्रूव्ड अस of the freedom and exploited us, but also ruined us economically, politically, culturally and spiritually। ये वही पॉइंट है जो आपने रीड आउट किए थे ड्यूरिंग, कब गाइस, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। यही पॉइंट्स रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भी रिपीट हुए थे, वहां पर भी हमने विद्रोह किया था। तो यहां पर भी सेम वर्डिंग यूज हो रही है कि अंग्रेजों ने ना सिर्फ हमें गुमराह किया है अभी तक,
कि हमें कहा कि हम आपको सब कुछ देंगे। आजादी के नाम पर अभी तक अंग्रेजों ने सिर्फ हमें गुमराह किया। 1919 में हमें उन्होंने ये करने को कहा, हमने उनसे कहा कि हमें इधर पे ये वाली हमें पावर दे दो, हमने कहा हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाल दो, हमें कहा हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी दे दो, तो वो भी तक हर जगह उन्होंने हमें जो है वो गुमराह किया। चलो गुमराह तो किया, लेकिन आप ओवरऑल देखो तो कहता है इन्होंने हमें इकोनॉमिकली जो है वो लूटा। यहां के लोगों से टैक्स लिया और अपने यूरोप के देशों को बनाया, वहां के ब्रिटेन जैसे देश को बनाया। यहां पर क्या किया इन्होंने, यहां पर आप रोडों की हालत देखिए, यहां लोगों की हालत देखिए, यहां खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। लोग इकोनॉमिकली इतने वीक हो चुके हैं कि इनकम लोगों के पास क्या है, जीरो है। अगर आप ब्रिटेन में जाकर देखो तो वहां के लोग देखो कहता कैसे जी रहे हैं। वो लोग घूमने यहां पर आते हैं, क्या हमारे लोग वहां जा सकते हैं? तो कहता वहां की लाइफ देखो और यहां की लाइफ देखो, तो लोग कंपैरिजन करवा रहे हैं अब, है ना, कि वहां की लाइफ ऐसी है, यहां की लाइफ ऐसी है। तो लोगों को समझ आना स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा हमें इकोनॉमिकली हमें उन्होंने गुमराह किया, हमें पॉलिटिकली गुमराह किया, अपने देश में अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स जैसी चीजें दे रहे हैं। वहां पर आप ट्रेड यूनियंस बना सकते हो, वहां पर आप लोग जो है अपनी बात रख सकते हो गवर्नमेंट के सामने। यहां पर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। यहां आपको कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है, ना आपको यह बोला जाता है कि आप वॉर में जा रहे हो, आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो कहता ओवरऑल आप देखोगे तो हम लोग पॉलिटिकली भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हम कल्चरली देखो तो हमारा कल्चर खत्म हो गया है। हम लोग जो कल्चर फॉलो अप किया करते थे वो खत्म हो गया, हमारी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई, हम स्पिरिचुअल वे में खत्म हो गए। हर एक तरीके से कहता अंग्रेजों ने हमारी जिंदगी जो है वो नरक से ज्यादा बुरी बना दी हुई है। तो कहता है ये सब क्या हो रहा है, ये सब चीजें आम जनता को समझाई जा रही हैं, ताकि तो आम जनता जागेगी। आम जनता को जब ये सब चीजें बढ़िया चल रही हैं, इंडिया मस्ट देयरफॉर सर्व द ब्रिटिश कनेक्शन एंड अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कहता है क्या करेंगे ऐसी अंग्रेजी हुकूमत का जिसने हमारे साथ ये सब दुर्व्यवहार किया है, इन्होंने हमें ऐसे सिचुएशन में आन खड़ा कर दिया है। तो क्या था, आप लोगों से हम अपील करते हैं, अब ये लीडर्स बोल रहे हैं, दिस आर नॉट माय वर्ड्स एक्चुअली। तो लीडर्स कह रहे हैं लोगों के लिए कि आप नहीं चाहते हो कि आपकी अपनी खुद के देश की लोगों की गवर्नमेंट हो, आप नहीं चाहते हो कि हम लोग जो हैं जो मतलब आईएनसी जो है उसको आप सपोर्ट करो। अगर आपको आज़ादी नहीं चाहिए, क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका देश भी आगे बढ़े? आप नहीं चाहते हो कि आपके देश की तरक्की भी हो, आपके देश की भी जीडीपी बढ़े, आपके देश की भी इकॉनमी अच्छी हो, आपके भी लोगों के पास जॉब हो? जो एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉब कर रहा है, क्या आप इंडियंस नहीं चाहोगे कि आप उस जगह पर काम करो? तो ऑब्वियसली क्राउड तो समझ लेगा ही, क्राउड तो सपोर्ट करेगा। और यहां से जब इन्होंने लोगों को ये प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट कर दी तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्ट इन मतलब गेटिंग एडमिटेड इन द मूवमेंट कि हाँ यस वी एक्चुअली वांट दिस थिंग। और ये एक एक करके जो है उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर गए कि हाँ भाई साहब एंट्री मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे जब हमारे देश के साथ ऐसा हो रहा है। तो नेशनलिज्म इस टाइम पर पीक पर था हिंदुस्तान में और सब लोग जो हैं इसमें एंटर हो रहे हैं। अब ये सब जब हुआ, वी आर बीइंग इकोनॉमिकली रूइंड बाय हाई रेवेन्यूज, हमें इकोनॉमिकली लूटा गया हाई रेवेन्यू करके। डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज खत्म कर दी गई विद नो सब्सटीट्यूशन मेड, और हमें कोई भी सब्सटीट्यूशन उसका नहीं मिला। कि अगर आप यहाँ पर जैसे पहले क्या होता था, मान लेते हैं कि इंडिया में जैसे पेंटिंग की एक एग्जाम्पल है, इंडियन लोग भी पेंटर हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिश के लोगों ने ऑयल पेंटिंग की इन्वेंशन कर दी, तो इंडिया में अब वो इंडियन पेंटर का कोई यूज करने नहीं लगा। इंडियन पेंटिंग इज लाइक, वेट अ सेकंड, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर ये जैसे मान लेते हैं ये हमारे ऑफिस में एक फोटो पड़ी हुई है, दिस इज काइंड ऑफ इंडियन पेंटिंग की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो इंडिया के लोग कुछ इस तरीके से पेंट करते थे, लेकिन जब यूरोप्स के लोग आए तो यूरोप्स के लोग ने थोड़ी ऑयल पेंटिंग लाई, तो वो फोटो थोड़ा रियल दिखता था। तो देखो अब जो इंडियन ये सब करता होगा तो कौन उसके पास जाएगा? अच्छा, इंडियन को सिखाना भी नहीं है भाई ऑयल पेंट करना, कि नहीं कोई ब्रिटिशर आया कहता था नहीं तुम्हें नहीं सिखाना है। सो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा डिस्ट्रक्शन था इंडस्ट्रीज काइंड ऑफ का, ठीक है। नो और सब्स्टिट्यूशन भी नहीं मिला, हमारे कस्टम्स, करेंसी, एक्सचेंज रेट और सबको मैनिपुलेट कर दिया गया, और इस सब का जो है डिसएडवांटेज है हमारे। मतलब कहने का मतलब है कहता कि अंग्रेजी हुकूमत का इंडिया में रहना अभी तक हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, सिर्फ नुकसानदेह है। नो रियल पॉलिटिकल पावर की अगर हम बात करें यहाँ पर, और गिवन राइट ऑफ फ्री एसोसिएशन, हम जैसे मैंने अभी आपको पॉलिटिकल वगैरह राइट्स पाया तो यही मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डाली हुई है
कि हमें राइट्स नहीं है, हम एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, हम एक ग्रुप नहीं बना सकते जो डिमांड करेगा अपने हक के लिए लड़े, हमें ये बनाने का हक नहीं है। हम जो है हमें डिनाई किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर भी हर एक इंसान के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट होता है, तभी तो तुम लोग भी पढ़ रहे हो ना, कि तुमको पता है कि यू हैव दैट पावर कि तुम कल को जॉब पर जाओगे, तो पावर नहीं बोलूंगा मैं, अथॉरिटी, कि तुम वहां पर जाओगे तो तुम उस पोस्ट को संभाल पाओगे, चाहे तुम डीएसपी लगोगे या तुम इनकम टैक्स ऑफिसर लगोगे या तुम कोई भी लगोगे, तो तुम्हारे अंदर एक अथॉरिटी है उस संभालने की। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि नहीं तुम्हारे अंदर ये अथॉरिटी नहीं है भाई, तुम मत पढ़ो, तो यू फील वेरी, है ना, ह्यूमिलिएटिंग, बुरा फील होता है कि कैसे, ये कौन होता है मेरे को जज करने वाला। तो ये सब हो रहा है। कल्चरली देखो तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी ये सब, स्पिरिचुअली देखो तो ये डिसऑर्नमेंट एंड मेड अस अनयूजुअल वगैरह ये वगैरह है। वी होल्ड इट अ क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एंड लॉन्गर टू ब्रिटिश रूल। अब ये सब हो रहा है तो कहता है कि क्या है ना, गीता जैसे वर्ड, मतलब गीता जैसी चीजें भी यहाँ पर आने लगा, हमारा धर्म की बातें यहाँ पर आ गई, कि कहता है गीता में लिखा हुआ है कि जुल्म करने वाला से बड़ा जो होता है जुल्म सहने वाला होता है ना। कहता है ना कि जुल्म करने वाले का काम तो जुल्म करना है, लेकिन सबसे बुरा है जो जुल्म सह रहा है। तो कहता है यही चीज तो हम यहां पर देख रहे हैं, हमारे गीता में लिखा हुआ है कि जुल्म करने से बड़ा जो है वो मतलब पापी जुल्म सहने वाला है। तो कहता क्यों हम लोग क्यों जुल्म सहें, हम लोग क्यों पाप के आधार बने। कहता अपने हक के लिए लड़ो, उठो और चलो हमारे साथ। ये कौन कह रहा है, ये लाहौर सेशन में बातें हो रही हैं, ये लाहौर सेशन के लीडर्स जनता को समझा रहे हैं। एंड वी होल्ड इट, अच्छा, वी विल प्रिपेयर फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय विड्रॉइंग एज फॉर एज possible and all voluntarily association from the British government and will prepare for the civil disobedience through the non-payment of taxes, but this the end of the inhuman rule is assured। कहता है ये सब होगा, और ये होगा कैसे, लोगों से कह रहे हैं कि होगा, बट होगा कैसे, जो अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मूवमेंट स्टार्ट करवाने जा रही है, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें हम ये मतलब आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आ जाएं और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट बने, मतलब इस मूवमेंट को बड़ा ही मूवमेंट बना दे, सो दैट हमें जल्द से जल्द जो है आज़ादी मिल जाए और हम अपने देश का फ्यूचर जो है वो चला सके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इस ऐसी गवर्नमेंट के अंदर रहें जो ऐसा कुछ कर रही है। फर्दर बाद में 172, ठीक है, 172 इंडियंस मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रिजाइंड। 1000 से ज्यादा लोगों ने रिजाइन कर दिया, और इन सपोर्ट ऑफ रेजोल्यूशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन पब्लिक सेंटिमेंट्स के चलते। अब लेगेसी क्या थी लाहौर सेशन की, इस पर भी एक बार नजर मारते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन वाज मोर लाइक अ मैनिफेस्टो। ये हमारा एक मैनिफेस्टो था, एक प्रोग्राम था, एक प्लान था कि क्या करना है, कैसे करना है। डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर सर्विंग टाइज विद द ब्रिटिश एंड क्लेम पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इट इंडिकेटेड ब्रिटिश रूल एंड जो है succinctly articulation of the resulting economic, political and cultural injustice inflicted on the Indians। बेसिकली लाहौर सेशन में बात की गई कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली एंड ऑल दैट वेयर में। तो कांग्रेस रेगुलरली ऑब्जर्व 26 जनवरी को जो है हमने, इसकी लेगेसी ये है कि हमने 26 जनवरी को पहला अपना डे इंडिपेंडेंस डे मनाया, कमेमोरेटिंग दोज हु कैंपेन्ड फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। और 1947 द ब्रिटिश एग्री टू ट्रांसफर पावर। और फिर देखिए 1930 में हम फर्स्ट डे मना रहे हैं, तब भी 17 साल के बाद, आफ्टर 17 ईयर्स के बाद हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल रही, तब जाकर ब्रिटिश ने हमें पावर ट्रांसफर किया और 15 अगस्त बिकम द ऑफिशियल जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है वो बना था। However, जबकि द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का was drafted and approved, the constituent assembly was mandated to take, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का भी हमें परमिशन दिया। हम आगे जाकर पढ़ेंगे जरूर, ये सब चीजें आपको फिर से दोबारा से डिटेल में बताई जाएंगी इंडियन पॉलिटी में, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर जो हमारे लिए देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना इंडिया के लिए, उसको बनाया गया किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। और जो टू टेक अफेक्ट ऑन, और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो बना था हमारा नवंबर के महीने में, ठीक है। हमने नवंबर महीने तक उसको कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 को हमने उसको लागू किया। क्यों? क्योंकि ये दिन हमने क्या बनाया था, 26 जनवरी 1930 का दिन याद कीजिए, 1930 का दिन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 1930 में जो हमारा 26 जनवरी था, उस दिन हमने क्या बनाया था दोस्तों, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे,
इंडिपेंडेंस डे। इस डे को हम लोग हिस्टोरिक बनाना चाहते थे। किसको? 26 जनवरी को। हम 26 जनवरी को हिस्टोरिक डे बनाना चाहते थे, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर महीने में तैयार हो गया था। हमने कहा नहीं, इसको नवंबर महीने में नहीं लागू करेंगे, इसको 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, सो दैट ये डे हमारा हर साल हमें याद रहे। तो आप हर साल जो है रिपब्लिक डे बनाते हो, ठीक है, रिपब्लिक डे जो है आप बनाते हो हर साल 26 जनवरी को। तो याद रखना दोस्तों, 26 जनवरी को सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, लेकिन बल्कि इस साल मतलब इस डेट को, दैट इज 26 जनवरी को 1930 में हमने पहली बार जो है अपने आज़ादी का दिन, जिसको आप इंडिपेंडेंस डे कहते हो, जो आप 15 अगस्त कहते हो ना, 15 अगस्त। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने कब बनाया, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने बनाया था 1930 में, 26 जनवरी को। और फिर उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम 15 अगस्त को फिर उसके बाद अपने देश की आज़ादी का दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये था गाइज लाहौर सेशन के ऊपर आज का वीडियो। आई होप सो कि आज का वीडियो आपके लिए अच्छा रहा हो, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है शेयर करी हो। बाकी आपके जो भी व्यूज़ हैं वो कमेंट्स में डालते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि कभी आपका आगे चलकर जो भी हमारे दोबारा से हम कभी कोई चीज़ पढ़ाएं तो हम उसमें ये सब चीज़ों को क्लियर करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर गाइज। एंड फर्स्ट टाइम जो बच्चे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइज स्टे ट्यून फॉर विद आवर चैनल गाइज फॉर मोर अपडेट्स, एंड टेक केयर एंड goodbye guys।